नमस्कार, आप देख रहे हैं JT24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस में होने जा रही है एआई समिट। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ वीवीआईपी डिनर करेंगे पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच हो सकती है राफेल डील। इस वक्त की बड़ी खबर, आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस में होने जा रही एआई समिट में लेंगे हिस्सा। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ वीवीआईपी डिनर करेंगे पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच हो सकती है राफेल एम डील। इस वक्त की बड़ी खबर, आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस में होने जा रही एआई समिट में लेंगे हिस्सा। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ वीवीआईपी डिनर करेंगे पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच हो सकती है राफेल डील। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। फ्रांस में होने जा रही एआई समिट में लेंगे पीएम हिस्सा। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ वीवीआईपी डिनर करेंगे पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच हो सकती है राफेल एम की डील। इस वक्त की बड़ी खबर, आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। फ्रांस में होने जा रही एआई समिट में लेंगे हिस्सा। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। आज फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। एआई समिट में शामिल होंगे पीएम। एआई के इस्तेमाल पर होगी चर्चा। फ्रांस पहुंच रहे दुनिया भर के नेता। मैक्रोन के साथ होगी मुलाकात। भारत फ्रांस के बीच राफेल की डील संभव। 3 सबमरीन का समझौता भी संभव। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पे चर्चा हो सकती है। 3 सबमरीन का समझौता भी संभव है। एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा होगी। फ्रांस के बाद अमेरिका भी जाएंगे पीएम मोदी, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी वीर चक्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। एआई समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। एआई के इस्तेमाल पर होगी चर्चा। फ्रांस पहुंच रहे दुनिया भर के नेता। हेलो फ्रेंड। एक साथ इकट्ठा हो रहे एक मंच पर, ताकि एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, क्योंकि मानवता के लिए एआई वो अलग से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और वहां पर भी कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हो सकती है। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी वीर चक्रा। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं और फ्रांस के साथ राफेल एम की चर्चा बहुत तेज है कि उसकी डील हो सकती है। सबमरीन को लेकर बातचीत हो रही है। बातचीत ये भी है कि एआई किस प्रकार से पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, उस पर भी इस समिट में बातचीत होनी है। तो डिफेंस के लिहाज से भारत और फ्रांस के बीच कितनी संभावना आप देख रहे हैं कि राफेल के बाद राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, भारत इन पर बातचीत कर सकता है सर?
आज की दुनिया में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो किसी न किसी तरह से परोक्ष या अपरोक्ष डिफेंस से संबंधित ना हो। जो एआई है वो भी उससे संबंधित है, और इस एआई में केवल एक समिट नहीं हो रही, बल्कि हिंदुस्तान उसका को चेयरमैन है। यानी कि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो एक किस्म से इंटरनेशनल लेवल पर लागू होंगे। और इसमें हिंदुस्तान ने जो बात कही है वो ये कही है कि हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना प्रोग्राम भी बना रहे हैं, यहाँ से समझा जा सकता है। दूसरा, जो 26 राफेल एयरक्राफ्ट मेरीन लेने जा रहे हैं या जो हमें मिल रहे हैं, उससे हमारी नेवी की ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी। बात हो रही है कि 3 सबमरीन के बारे में भी समझौता होगा। बात तो यहाँ तक हो रही है कि जो उनके डसॉल्ट है वो ये कह रहे हैं कि हम 114 राफेल एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान को देंगे। मैं ये कहता हूँ कि वो दिन हवा हुए जब हम केवल हथियार खरीदते थे। आज की तारीख में जब हम हथियार खरीदते हैं तो पहले हम उनसे ले लेते हैं कि हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए। ज्यादातर केसेस में अगर हम रशिया से 837 एयर टू एयर मिसाइल खरीद रहे हैं तो पहले ये तय कर लिया गया है कि इस मिसाइल का मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। और एक पॉइंट और कि वो वहां पे जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ताकि ये हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेशों हैं सबके अंदर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा सके, जिससे बिजली का उत्पादन सस्ता हो और ज्यादा हो। तो वो भी एक इसका पॉइंट है। और सबसे आखिर का पॉइंट ये कि इंडिया और फ्रांस शायद ये डिक्लेयर करने वाले हैं कि 2026 इंडिया फ्रांस इनोवेशन का वर्ष कहा जाएगा। ओके, ठीक सर। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि फ्रांस के बाद खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात की भी होनी है। वो तो उसमें कोई संभावना की बात ही नहीं है, अब वो मुलाकात होनी है। लेकिन संभावना इस बात की है कि F-35 को लेकर या F-16 को लेकर, F-22 को लेकर अमेरिका एक प्रेशर भारत के ऊपर बना सकता है। कैसे देखते हैं सर? एक तरफ फ्रांस के राफेल है, दूसरी तरफ अमेरिका चाह रहा है कि भारत हमसे अपने फाइटर जेट खरीदे। सर देखिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका से ही हथियार खरीदे, हमें हिंदुस्तान अमेरिका से ही हथियार खरीदे। ये तो उन्होंने तब भी कहा था जब हम S-400 खरीद रहे थे। ये तो उन्होंने नाराजगी तब भी जताई थी जब हम रशिया से तेल ले रहे थे। मैं नहीं समझता कि इसका कोई असर होगा। जो असर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो क्या हो सकता है कि उनकी एक मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर हमने शायद 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, उसको उनके कहने पे हमने लास्ट टाइम 50% कर दिया। इस वाले बजट में घटा के उसे और 30% कर दिया। यानी कि उनको खुश करने का एक प्रोग्राम, एक ग्राउंड शॉट करने का काम तो कर दिया। लेकिन इस बात के लिए भारत सहमत होगा कि अमेरिका के ही हथियार खरीदे, मैं इसे बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। खुद ट्रंप ये बात पिछले टर्म में कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इज ए टफ नेगोशिएटर, इज ए टफ नेगोशिएटर। मीन्स हम भी जैसे उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए भी हिंदुस्तान फर्स्ट है। कौन सा F-35 खरीदे? उनके एलन मस्क कह रहे कि F-35 जो है कबाड़ है। और क्या ये सच नहीं है कि कम से कम 3 F-35 या तो क्रैश हो गई है या गिरा दिए गए हैं? तो इसको हम, अगर हमको चॉइस मिलेगी तो हम S-57 रशिया का खरीदेंगे। बिल्कुल सर। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। आज बड़ा फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्टील एल्युमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। सभी देशों पर लागू होगा ट्रंप का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को फिर से चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप लेने जा रहे बड़ा फैसला। स्टील एल्युमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ, सभी देशों पर लागू होगा ट्रंप का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को फिर चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप लेने जा रहे बड़ा फैसला। बड़ी खबर, स्टील एल्युमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे, सभी देशों पर लागू होगा ट्रंप का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को फिर से चेतावनी।
चलिए जल्दी से ग्राफिक्स, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका कहते हैं अगर वह यानी कि अन्य देश हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उन पर लगाएंगे। मुझे लगता है कि कनाडा 51 राज्य के रूप में ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कनाडा के साथ हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी। दो अहम मुद्दे जिस पर कर्नल टीपी त्यागी से छोटी छोटी टिप्पणी हम लेंगे। टीपी त्यागी सर, एक तरफ ट्रेड वॉर, टैरिफ का वॉर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में शुरू कर दिया है, चाहे वो चाइना हो, कनाडा हो, कोलंबिया हो, तमाम देशों के ऊपर टैरिफ वो लगा रहे हैं। भारत को लेकर भी उन्होंने चाबहार के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब स्टील की बात आ रही है, एल्युमिनियम की बात आ रही है, तो इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। लेकिन किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों को आप देखेंगे? और दूसरा छोटा सा जवाब इसका भी दीजिएगा कि कनाडा के वाकई में अमेरिका में शामिल होने वाला है राज्य के तौर पर? जी, पहले दूसरी बात का ही जवाब लीजिए कि कनाडा बिल्कुल शामिल होगा। कनाडा के जो जस्टिस ट्रूडो हैं, उन्होंने पहले दिन तो ये कहा था कि नहीं, हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन उसके बाद में उनका बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सीरियस अबाउट हिज अनाउंसमेंट दैट कनाडा को अमेरिका का 51वां देश बन जाना चाहिए। और अमेरिका ने भी कहा है कि हमको कनाडा की वजह से 200 बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होता है। अगर कनाडा हमें मिल जाए तो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि, और वैसे भी आज की तारीख में अगर बारिश अमेरिका में होती है तो छतरी कनाडा में निकल आती है। तो कनाडा तो 5I में वो इनका मेंबर है और कदम ताल करके अमेरिका के साथ चलता है। लिहाजा ये पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ी अजीब बात नहीं होगी, शामिल हो सकता है कनाडा अमेरिका में। एक बात। दूसरी बात, जब ट्रंप पहली टर्म में आए थे तो उन्होंने फोकस किया था 2 पॉइंट के ऊपर, टैक्स कट और डी रेगुलेशन। अब जब आए हैं, अब उन्होंने फोकस किया है 3 पॉइंट के ऊपर। पहला टैरिफ, दूसरा सैंक्शंस, तीसरा डिपोर्टेशन। अब जब टैरिफ पे आते हैं तो वो टैरिफ में क्या बोलते हैं, जो उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में भी कहा, कहने लगे 2 शब्द जो है वो दुनिया में बड़े अच्छे और प्यारे लगते हैं, एक का नाम है लव और एक का नाम है फेथ। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि एक शब्द और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो है टैरिफ। तो वो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो स्टील के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो टैक्स लगाने का प्लान कर रहे हैं, हालांकि अभी ये लगा नहीं है, इसमें कुछ इफ एंड बट्स हैं, लेकिन ये दुनिया के सभी देशों में जहां से आता है। प्लस इसके अलावा वो अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिलेशंस व्हिच दैट कंट्री हैज गॉट विद अमेरिका। हिंदुस्तान के साथ लगाने में उन्हें 50 बार सोचना होगा और यही एक कारण है कि अभी तक हिंदुस्तान के ऊपर कोई टैरिफ डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान ने पहले ही सीक्रेटली जो उनका 100% ड्यूटी लगाते थे, हमने पहले 50% की, अब हमने इस बजट के अंदर उसे 30% कर दिया। तो इंडिया के साथ में एक दूसरा तरह का बिहेवियर होगा और उसका कारण है क्वेड और उसका कारण है चाइना। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई दूसरा समानांतर है ही नहीं जो उन्हें इंडिया पैसिफिक में मदद दे सके। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर उसके बाद आता हूँ आपके पास। रूस भारत में हो सकती है अहम डील। रूस ने भारत को ऑफर की R-37 मिसाइल। R-37 मिसाइल है फाइटर जेट किलर। रूस ने भारत को ऑफर की R-37 मिसाइल। R-37 मिसाइल है फाइटर जेट किलर। R-37 मिसाइल के आगे फेल F-16। रूस भारत में हो सकती है अहम डील। रूस ने भारत को ऑफर की R-37 मिसाइल। R-37 मिसाइल है फाइटर जेट किलर। R-37 मिसाइल के आगे फेल होगा पाक का F-16।
जल्दी से ग्राफिक्स। R-37 मिसाइल की खासियत, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, दृश्य सीमा से परे अटैक, बियॉन्ड विजुअल रेंज से आगे जाकर हमला कर सकती है। ड्रोन और फाइटर जेट का काल इसको माना जाता है। अवाक्स टैंकर विमान गिराने में सक्षम है। 300 से 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड से ये हमला करती है। पाक के F-16 और JF-20 का इसे काल माना जाता है। चलिए सीधा कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। सर, भारत और रूस के बीच R-37 की डील की बहुत ज्यादा चर्चा है। जिस वक्त Su-57 भारत में है, उस बीच इस मिसाइल की चर्चा बहुत तेज हो रही है। क्या वाकई में भारत एक बड़ा दांव लगा सकता है सर? देखिए, अगर भारत में और चाइना में एक लंबा युद्ध होता है तो भारत को न केवल चाइना को रोकना है बल्कि अपनी उस शक्ति को भी बढ़ाना है कि उस लंबे युद्ध तक टिका रहे। लिहाजा हमें ऐसी मिसाइल चाहिए जिनका हम अपने देश में प्रोडक्शन कर सकें, आवश्यकता अनुसार उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें या घटा सकें। लिहाजा रशिया के साथ शायद ये डील होने वाली है कि हम R-37 को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसकी जरूरत हमें खासतौर पे LAC पे इसलिए है कि ये डिजाइन की गई है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, जो रिच टारगेट्स हैं, वैल्यूएबल टारगेट्स हैं, जैसे एयरबोर्न रडार। तो एयरबोर्न रडार के लिए, या मान लीजिए F-16 है, पाकिस्तान के साथ अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो F-16 है उन एरियल टारगेट के लिए। और इसकी खासियत ये है कि ये अपनी फ्लाइट हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की रफ्तार से तेज गुना चलती है और टारगेट पर अटैक करने से पहले तक ये रडार से डिटेक्ट नहीं की जा सकती, अदृश्य रहती है। इसका रडार का हेड तब ओपन किया जाता है जब ये टारगेट को हिट करने वाली है। और दूसरी बात ये कि ये कोर्स करेक्शन यानी कि अपनी फ्लाइट का रास्ता बदल सकती है। तो ये हमारे लिए दोनों बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चाइना दोनों में इम्पोर्टेंट है। लिहाजा इस सौदे का हम स्वागत करते हैं। जी चलिए, मैं लौटता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय सेना ने कैंसिल किया ड्रोन ऑर्डर। 400 ड्रोन ऑर्डर को किया गया कैंसिल। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट मिलने से उठे थे सवाल। पाक चीन ने हैक कर लिए थे सेना के ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने कैंसिल किया ड्रोन ऑर्डर। 400 ड्रोन ऑर्डर को किया गया कैंसिल। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट मिलने से उठे सवाल। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। 400 ड्रोन ऑर्डर को किया गया कैंसिल। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट मिलने से उठे सवाल। पाक चीन ने हैक किए थे सेना के ड्रोन। आर्मी ने ड्रोन ऑर्डर किए कैंसिल। सेना ने लिया बड़ा फैसला, 400 ड्रोन ऑर्डर को कैंसिल किया गया। 230 करोड़ की कुल ये डील थी जिसे कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। लाइट, मीडियम, हैवी ड्रोन शामिल थे। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट बनी चुनौती। सेना के ड्रोन LOC पर हैक हुए थे, जिसके बाद इतना बड़ा फैसला जो है अब वो लिया गया है। हम कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। सर, 400 ड्रोन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और ये एक्शन उस वक्त हुआ है जिस वक्त कुछ ड्रोन भारत के LOC पर उन्हें हैक कर लिया गया। जांच हुई तो उसके अंदर चीनी कंपोनेंट मिले। अब कितनी बड़ी चुनौती सर भारतीय सेना के सामने ये, कर्नल टीपी त्यागी सर, क्योंकि 70% मार्केट पर, ड्रोन के मार्केट पर चीनी ही कंपनियों का कब्जा है सर। देखिए, हमने अपने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया।
और बड़ी अच्छी बात है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खोलने का मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव भी हो गया, जल्दी भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले जो होता था वो भी कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि एक व्यापारी अपने फायदे के लिए सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को भूल जाता है। चेन्नई के अंदर जो ये कंपनी थी जिसको ये काम दिया गया था, उसने इसमें चाइनीज कंपोनेंट डाले, जिसका पता हमें तब पता लगा जब हमारे ड्रोन पाकिस्तान और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर हैक किए गए। जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि इसमें चाइनीज कंपोनेंट है। अब वो चाइनीज कंपोनेंट की वजह से इस ड्रोन को जैम भी किया जा सकता है। इस ड्रोन के अंदर मेलिशियस कोड्स भी थे, उन कोड्स का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है अभी नहीं बताया जाता। तो लिहाजा अच्छा हुआ कि इसमें सरकार ने 400 ड्रोन, जिसमें से 200 लाइट वेट थे, 200 हैवी वेट थे, इनका ऑर्डर तो कैंसिल कर ही दिया। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स थे डिफेंस फील्ड में, उनको ये ताकीद कर दिया गया कि किसी भी डिफेंस की प्रोडक्ट में चाइना का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि दिस इज एन आई ओपनर नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ ड्रोन बट एल्सवेयर आल्सो। बट हाँ, एक सेटबैक भी है। इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी हथियार की है तो वो हथियार है ड्रोन एंड एंटी ड्रोन। अब एंटी ड्रोन में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स काम चल रहा है, उम्मीद है बहुत जल्दी पूरा होगा। और ऐसे ही ड्रोन्स के अंदर ड्रोन, स्वान ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन, हैवी ड्रोन वगैरह ये सब है। तो इसमें ये 400 ड्रोन के कैंसिल करने से थोड़ा हमारा समय और लगेगा, बट वी हैव टू कैच अप। ओके सर, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बांग्लादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा का बड़ा बयान। हम एक स्वस्थ और स्थिर देश चाहते हैं, वकार बोले। वकार उज्जमा को हटाना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में मजबूत हो रहा आईएसआईएस और अलकायदा। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा का बड़ा बयान। हम एक स्वस्थ और स्थिर देश चाहते हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा का बड़ा बयान। हम एक स्वस्थ और स्थिर देश चाहते हैं, जनरल वकार बोले। वकार उज्जमा को हटाना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन मोहम्मद यूनिस को सीधा संदेश दे दिया है। जल्दी से ग्राफिक्स, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा बयान, वकार उज्जमा का यूनिस को संदेश, स्वस्थ और स्थिर बांग्लादेश चाहते हैं। वकार उज्जमा को हटाना चाहती है आईएसआई, बांग्लादेश में एक्टिव हो रहे आतंकी। नेक्स्ट ग्राफिक्स, आईएसआईएस और अलकायदा फिर हुए एक्टिव। चिटगांव में शुरू हो रहे आतंकी कैंप। मोहम्मद यूनिस के इशारे पर बांग्लादेश में सब कुछ चल रहा है। शेख मुजीब के घर को भी जलाया जा चुका है। और कर्नल टीपी त्यागी सर के पास हम चलेंगे। सर, जनरल जमा का ये बयान कि स्वस्थ और स्थिर बांग्लादेश चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ आईएसआई की एक बड़ी साजिश, हटाने की उनको तैयारी, लेकिन अभी भी जमा जो है मजबूती के साथ डटे हुए हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आगे बांग्लादेश में आप? देखिए, बांग्लादेश की आर्मी में और बांग्लादेश में जब से ये आजाद हुआ है देश, करीब करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है, अब भी वहां होने वाला है। वहां की आर्मी में 3 पावर सेंटर्स बन गए हैं। एक तो जनरल वकार है, एक उनके दूसरे मेजर जनरल हक है, और एक ये लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है। सबसे ज्यादा खतरनाक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है। और यही है जो आईएसआई और अलकायदा के और आतंकियों के और आतंक के समर्थक हैं। और यही है जिन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। और यही है जो पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ को और उनके फौजी अफसरों को बुला के लाए थे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने ले गए थे। वहां 0 पॉइंट पे बंकर बनाने का आदेश दिया था और वहां पे ट्रेनिंग की थी, और आज भी इनकी निगाहें वहां पे हैं। ये जनरल वकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। अगर मेजर जनरल हक इन्हें रोक पाए तो रोक पाए, वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित है। लेकिन ये अगर निश्चित है तो ये कड़ी यहाँ खत्म नहीं होती। इनके साथ साथ ये जनाब यूनुस का भी तख्ता पलट निश्चित है, क्योंकि यूनिस की कैबिनेट में भी 15 से ज्यादा जो मेंबर्स हैं
वो या तो जमात इस्लामी के हैं, या अंसार उल बगला के हैं, या जमात उल मुजाहिदीन के हैं, यानी कि वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान की आईएसआई से समर्थित है और जिनको सहयोग मिलता है और जिनके पास पाकिस्तान के भेजे गए 2 जहाजों का सामान आया है, जिसमें आरडीएक्स भी इंक्लूड है। लिहाजा उसका तख्ता पलट इसलिए होगा कि उसमें दांत नहीं है, आंत नहीं है, लेकिन अगर वो कोई अपना ऐसा ऑर्डर करेगा जो इन कट्टरपंथियों को मंजूर नहीं होगा तो तख्ता पलट होगा। उसका एक कारण अमेरिका भी है, क्योंकि आईएसआर अल-कायदा को वो भी नहीं चाहता। और दूसरे व्यक्तिगत स्तर पर इसी मोहम्मद यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप को, जब वो हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ जीते थे, तो ये कहा था कि ट्रंप जो है ये अमेरिका के लिए सूर्य ग्रहण है, सन एक्लिप्स है। अब समय आ गया है कि उन्हें जवाब दिया जाए। उनके जवाब देने में जो रुकावट बन रही थी वो थी डीप स्टेट, और डीप स्टेट को खत्म करने में ट्रंप लगे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, बट इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। यहाँ जनरल वकार का भी तख्ता पलट होना है और मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट होना है। हिंदुस्तान को इन्वॉल्व होना है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान आज डिक्लेयर कर दे, आज डिक्लेयर कर दे कि शेख हसीना जो हमारे यहाँ है उसका कोई रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के पास नहीं है प्राइम मिनिस्टर की शिप से, लिहाजा हम उसे सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं। इतना डिक्लेयर करते ही बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आना प्रारंभ हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।